हेलो एंड वेलकम टू विजन पल्स अकेडमी। डेयर एस्पिरेंट्स, आज हम लर्न करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इन ए वेरी डिटेल्ड एंड कंप्रहेंसिव वे। ये टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज़ यूपीएससी, सीटेट पीएससी, एसएसबी, बैंकिंग एग्जाम एटसेट्रा। देखिए, इस टॉपिक के अंडर हम बहुत सारे सब टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने की कोशिश करेंगे फैक्चुअल नॉलेज अबाउट द आरबीआई, बिकॉज एग्जाम्स में फैक्चुअल नॉलेज भी पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, देन शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा, देन मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जैसे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, देन हिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जैसे क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। अंडर क्वांटिटेटिव टूल्स वी विल बी डिस्कसिंग सीआरआर, एसएलआर, बैंकिंग रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, लैफ पढ़ेंगे यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें। और इसी तरह हम क्वालिटेटिव टूल्स के अंडर हम पढ़ेंगे मार्जिनल रिक्वायरमेंट के बारे में, मोरल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है। ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में। ये जो टॉपिक है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बिकॉज मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आरबीआई कंप्लीट करूंगा विद 100% श्योरिटी के साथ। देखिए, आई एंश्योर यू आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो फुली। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट टॉपिक। इस टॉपिक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल विजन प्लस एकेडमी पर भी मिलेगी। ठीक है, देखिए आरबीआई जो है इसको हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, बिकॉज इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उन सब बैंक्स का हेड है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में बनाया गया था। एक कमीशन था जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। उसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशंस दी थी कि आप सेटअप करो आरबीआई। आरबीआई जिस डेट पर बना 1 अप्रैल 1935, उसी डेट से आरबीआई ने फंक्शंस और ऑपरेशन स्टार्ट की थी इंडिया में। ठीक है, आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर बनाया गया। डैट मीन्स आरबीआई एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी मीन्स बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन वट जो पार्लियामेंट थ्रू एक्ट से बनाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टैचुरी बॉडी। देखिए, जो ओरिजिनल शेयर्स थे आरबीआई के वो थे इन द फॉर्म ऑफ 100 रुपीज़। यानी जब आरबीआई बना 1935 में, अगर आप उस टाइम आरबीआई में इन्वेस्ट करना चाहते थे पैसे, यानी आप इक्विटी और शेयर खरीदना चाहते थे, आप उस टाइम खरीद सकते थे इन द फॉर्म ऑफ 100 रुपीज़। यानी कि जो पोरेस्ट एमंग पुअर थे इंडिया में वो भी पार्टिसिपेट कर सकते थे आरबीआई में, यानी वो भी इक्विटी और शेयर्स आरबीआई के खरीद सकते थे। ठीक है, आरबीआई को लेटर 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज किया। आरबीआई को पहले 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में बनाया गया था। लेटर 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में, इसीलिए नाउ मुंबई इज कॉल्ड कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई जो है उसके 4 इंपॉर्टेंट जोनल ऑफिस है करंटली। वन लोकेटेड इन मुंबई, अनदर कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई। ठीक है, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट जोनल ऑफिस ऑफ आरबीआई। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस भी हैं एंड 11 सब ऑफिस। देखिए, यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा था आरबीआई के एम्बलम के बारे में। आरबीआई का एम्बलम जो है वह है पाम ट्री एंड रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, अब मुझे बताओ रॉयल बंगाल टाइगर किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या नेशनल पार्क में प्रेजेंट है इन इंडिया में। ठीक है, जैसे एशियाटिक लाइन्स जो गिर नेशनल पार्क गुजरात में, वहाँ पे जो एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं, इसी तरह बंगाल टाइगर भी इंडिया में किसी नेशनल पार्क में प्रेजेंट है। आप उस नेशनल पार्क का नाम कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, अगर हम गवर्नर की बात करेंगे, आरबीआई का पहला गवर्नर था ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का पहला गवर्नर था आरबीआई का, वह है सीडी देशमुख। ठीक है, देखिए जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया में आए अभी तक, उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर आरबीआई का गवर्नर था। कौन था? मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 1992 में। ठीक
ठीक है। इसके साथ ही मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर भी थे ड्यूरिंग नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। ओके, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई अगर हम बात करेंगे, ही इज शक्तिकांत दास। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई is statutory body because RBI is made by Parliament by law under RBI Act 1934। मैंने आपको पहले ही बोला ये। ठीक है, आरबीआई जो है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिकॉज जो नोट्स होते हैं इंडिया में 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, उन सबको मिंट करता है, इशू करता है आरबीआई। और जो नोट्स होते हैं उन पे साइन होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई। फॉर एग्जांपल अगर 2021 में नोटिस बने 10 रुपीज़, 50 रुपीज़, उन सब पे साइन किसका होगा? शक्तिकांत दास का। ठीक है ना। लेकिन जो 1 करेंसी नोट होता है, 1 रुपये करेंसी नोट या कॉइनेज जो होते हैं, उनको मिंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है ना। और जो ये कॉइनेज होते हैं, 1 रुपये कॉइन, 2 रुपये कॉइन, उन सब पे जो साइन होता है वो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं दिखाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो इन ऑनलाइन क्लासेस। ओके, हैंस आरबीआई को क्या बोलते हैं हम? मॉनेटरी अथॉरिटी, बिकॉज इट इशूज नोट्स इन द इंडिया। ओके, देखिए आरबीआई को हम बोलते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड डेट मैनेजर टू द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? देखिए अगर गवर्नमेंट के पास फंड्स जो है वो शार्ट पड़ते हैं, देन गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से बारो करते हैं पैसे, हैंस कॉल्ड बैंकर टू द गवर्नमेंट। डेट मैनेजर टू द गवर्नमेंट मीन्स अगर गवर्नमेंट ने कहीं से भी डेट लिया, उस डेट को इशू करता है लेटर ऑन आरबीआई। ठीक है ना। देखिए आरबीआई को हम बोलते हैं बैंकर ऑफ बैंकर्स, यानी कि ये सारे बैंकर्स का हेड बैंक है, हैंस कॉल्ड बैंकर ऑफ बैंकर्स। आरबीआई को दूसरा नाम भी है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी जब बैंकर्स के पास टोटल लिक्विडिटी, पैसे खत्म हो जाते हैं, तब उनके पास एक ही होप बचती है, वो बचता है आरबीआई। वो आरबीआई के पास जाते हैं और बारो करते हैं पैसे आरबीआई से, हैंस कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है ना। देखिए आरबीआई जो है ये बैंकिंग सिस्टम जो इंडिया में है, सारी बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। वेदर वो कमर्शियल बैंक्स है, शेड्यूल्ड बैंक्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उन सबको कंट्रोल करता है आरबीआई। ठीक है। आरबीआई इज मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को कंट्रोल करता है कौन? आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है ना। ओके, मैं आगे बताऊंगा फॉरेन करेंसी के बारे में। आरबीआई मेंटेन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। इट मीन्स जो पैसे कंट्री में आते हैं या कंट्री से चले जाते हैं, उसका स्टेबिलिटी मेंटेन करता है आरबीआई। गुड्स का प्राइस बढ़ जाना उसको कंट्रोल करता है आरबीआई। गुड्स और सर्विसेज का प्राइस घट जाना, जिसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं, उसको भी कंट्रोल करता है आरबीआई। ठीक है। देखिए रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इसका मतलब क्या है? पेमेंट मीन्स टू पे फॉर समथिंग, है ना। अगर फॉरेन कंट्री से इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर किया, उस इंपोर्ट के लिए जो हमें फॉरेन करेंसी पे करनी पड़ेगी, वो पेमेंट करता है आरबीआई। फॉर एग्जांपल हमने ऑयल खरीदा यूएसए से, अब यूएसए में हम रुपीज़ यूज़ नहीं कर सकते ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए, हमें उनको देना पड़ेगा डॉलर्स। वो डॉलर्स कहाँ से हम लेंगे? वो डॉलर जो है वो होते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई कहाँ से लेता है? वो खरीदता है। कैसे खरीदेगा? $1 को अभी वो 74 रुपीज़ देता है, फिर हम डॉलर्स में खरीदते हैं ऑयल और उसको इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। ठीक है ना। इट इज पेमेंट सिस्टम ऑफ आरबीआई। ओके, फर्दर अब हम पढ़ेंगे शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं। ठीक है ना, अ लिटिल बिट। देखिए
जो आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ बना, उस एक्ट का एक शेड्यूल है, दैट इज कॉल्ड सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल के अंडर जितने भी बैंक्स मेंशन किए गए हैं, उन सब बैंक्स को हम बोलते हैं शेड्यूल बैंक्स, ठीक है ना। आरबीआई एक्ट 1934 का एक सेक्शन है, दैट इज 42(6)(a). इस सेक्शन के अंडर 2 क्राइटेरिया दिए गए हैं। जो भी बैंक ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा उसका हम बोलेंगे शेड्यूल बैंक, ठीक है। नंबर 1, जो बैंक है उसकी कैपिटल 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बैंक के जो अफेयर्स होंगे, बैंक के जो एक्टिविटीज होंगे, वो एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए डिपॉजिटर्स को। डिपॉजिटर मीन्स पर्सन जो डिपॉजिट करते हैं पैसे बैंक में। जो डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट पर डिपॉजिटर जो हैं उनके एक्टिविटीज पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए एडवर्सली बाय द एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, ठीक है ना। उन्हीं बैंक को हम रख सकते हैं सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर, और हम उनको कह सकते हैं शेड्यूल बैंक्स, ठीक है। ओके, देखिए जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में जो सेकंड शेड्यूल में प्रेजेंट नहीं है, समझे ना बात, उनको हम बोलते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे स्टेट बैंक के बारे में, ठीक है। पूछा जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 1921 में इसको बनाया गया था। प्रीवियसली और अर्लियर इसको बोला जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। देखिए 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को मिलाकर मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। नंबर 1 बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। दीज आर द 3 बैंक्स जिनको मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया 1955 में। प्रेजेंटली देयर आर 5 सब्सिडरीज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ बिकनारा जयपुर या राजस्थान में है। अनदर इज स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, देन मैसूर, देन स्टेट बैंक ऑफ पटियाला and then State Bank of Travancore. These are the 5 important subsidiaries of State Bank of India. One more important fact is State Bank is the largest bank in India. Okay. Now let us see monetary policy. यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए मॉनेटरी मीन्स मनी एंड पॉलिसी मीन्स लॉ डीलिंग विद मनी, ओके। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इज माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिनको डिवाइड किया था रैगन और फ्रेश ने। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक इंडिविजुअल की इनकम देखेंगे, कितना कमाता है एक साल में, या किसी डिस्ट्रिक्ट की या किसी विलेज की अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, वहाँ पे कितने इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं, वहाँ पे कितनी गरीबी है, पॉवर्टी है, वो सब हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनकम पूरी इंडिया की बात करेंगे, यानी कि पूरी इकानमी की बात करेंगे, तब हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी, ठीक है ना। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज मॉनेटरी पॉलिसी बिकॉज इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया, ओके ना। मॉनेटरी पॉलिसी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और एक्सचेंज रेट्स को मेंटेन करना। इन्फ्लेशन का मतलब होता है डे बाई डे राइजिंग इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विस के प्राइसेस डेली बेस पर बढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है ना। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है आपको कितने डोमेस्टिक करेंसी यूनिट्स पे करने पड़ेंगे ताकि आप एक फॉरेन करेंसी यूनिट खरीद सकोगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप अभी 74 रुपीज़ पे करते हो टू बाई 1 अमेरिकन डॉलर, ठीक है ना। दिस इज एक्सचेंज रेट, ओके।
और एक इंपॉर्टेंट गोल क्या है, जनरेट करना जॉब्स इंडिया में, ठीक है, यानी किसी भी इकोनॉमी में। और इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कंट्री में क्वांटिटी ऑफ जीडीपी वो बढ़ाना, उसको इंक्रीज कराना। ये भी एक इंपॉर्टेंट गोल रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का। दूसरी टर्म होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि इकोनॉमी जो होती है या कंट्री जो होती है वो फोकस करती है जीडी पर भी, एज वेल एज सोशल इंडिकेटर्स, यानी कि हेल्थ, सैनिटेशन, ठीक है, एजुकेशन एट्सेट्रा। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ फोकस किया जाता है हाउ टू इंक्रीज जीडीपी। इन इकोनॉमिक टर्म्स वी कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ only focus on economic indicators like GDP, GNP, etc. But the term economic development focuses on both economic indicators, that is GDP increase करना country में, as well as social indicators, health, sanitation, education, ठीक है, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, ख़त्म करना, ये सब चीज़ों का फोकस रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर, नंबर 1, एक्सेलरेट करना इकॉनमी की ग्रोथ, डैट मीन्स जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, डैट इज जीडीपी कंट्री में बढ़ाना, ये एक इंपॉर्टेंट फोकस रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का। नेक्स्ट, प्राइस को स्टेबल करना, यानी कि कभी प्राइस घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। देखिए, एक्सचेंज रेट में भी स्टेबलाइजेशन करना, मैंने आपको पढ़ाया एक्सचेंज रेट क्या होती है, ठीक है। देखिए, एक्सचेंज रेट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो गवर्नमेंट फिक्स करता है। नंबर 2, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंडेंट रहती है। और नंबर 3, मिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो पार्टली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होती है और पार्टली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है। देखिए, ये चीज़ें जो है मैं ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टू क्रिएट बैलेंसिंग बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है, देखिए, लोगों के पास जो सेविंग्स है ना, पैसे, वही आरबीआई इन्वेस्ट कराता है कंट्री में। कैसे? देखिए, आरबीआई क्या करता है, गाइडलाइन इशू करेगा कमर्शियल बैंकर्स को कि आप डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी डिपॉजिट्स पर, लोग क्या करेंगे, पैसे डिपॉजिट करेंगे बैंक्स में। जब डिपॉजिट करेंगे पैसे, वही पैसे बैंक उठा के एज ए लोन देगा इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन द कंट्री। समझे ना बात? फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली पार्लियामेंट बन रहा है, पार्लियामेंट पर जो पैसे आ रहे हैं वो क्या है, वो इन्वेस्टेड पैसे हैं। समझे ना बात? यहाँ रोड्स बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्ट पैसे, ठीक है। तो अगर लोग सेविंग ही ज़्यादा करेंगे पैसे, मार्केट में, इकोनॉमी में पैसे सर्कुलेट नहीं होंगे। समझे ना बात? तो आरबीआई क्या करता है, बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन सेविंग्स ऑफ मनी ऑफ पीपल एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट गोल रहता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इकोनॉमी में, दैट इज इंडिया में, ओके। उर्जित पटेल कमेटी 2014 में बनी थी। उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशंस दी कि आरबीआई को एवरी 2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट इशू करनी चाहिए, ठीक है। और ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की गई। 2014 से आज तक एवरी 2 महीने के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की, वो 2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट इशू कर रही है, जिसमें वो दिखाती हैं सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है, रेपो रेट कितनी है, रिवर्स रेपो रेट कितनी है, एटसेट्रा, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। There are 2 types of monetary policy. One is called expansionary और लूज मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इस पॉलिसी का पर्पस रहता है ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई मनी इंक्रीज करना इकोनॉमी में, कंट्री में। अब आरबीआई क्यों ज़्यादा पैसे इंक्रीज करेगा मार्केट में? ताकि लोग जो हैं वो डिमांड क्रिएट करें। जब डिमांड क्रिएट हो जाएगी ना, इसे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। दैट मीन्स अगर प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज के डिक्रीज हो चुके हैं, जिसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं, उसको वापस वो प्राइसेस मेंटेन करना है, वापस बढ़ाना है, उस टाइम इंजेक्ट करेगा पैसा मार्केट में
आरबीआई, ताकि लोगों के पास पैसे आए, वो डिमांड क्रिएट करे। जब डिमांड बढ़ेगी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यानी कि प्राइस बढ़ेगा। ठीक है ना। देखिए रिफ्लेशन का मतलब होता है अगर प्राइसेस फॉल हो गए उनको वापस इंक्रीज कराना। डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस फॉल हो जाना। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कब यूज करता है आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई उसको यूज करता है ड्यूरिंग रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाना और जीडीपी यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज घट जाना, उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स में रिसेशन। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ड्यूरिंग लॉकडाउन जो फर्म्स है उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया था, बिकॉज वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि वो अर्न नहीं कर पा रहे थे। समझा ना बात। यह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए आरबीआई इंजेक्ट करता है पैसे मार्केट में। समझे ना बात। अब कैसे करेगा इंजेक्ट मार्केट में? क्या आरबीआई घर घर जाएगा बोलेगा ये लो 10,000, ये लो 5,000? नहीं, वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाएगा। डैट मीन्स देखिए अभी तक अगर आप लोन लेते हो बैंक से आपको देने पड़ते हैं 10% इंटरेस्ट। लोग क्या करते हैं, वो डर जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं यार हम नहीं लेंगे लोन। लेकिन जब इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल आपको 2% इंटरेस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो सारे लोग बैंक के पास जाएंगे, लोन निकालेंगे और जब पैसे आएंगे मार्केट में, उनके हाथ में पैसे आएंगे, वो करेंगे क्रिएट डिमांड। जब डिमांड क्रिएट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। कैसे? बिकॉज जब पैसे आएंगे वो खरीदना स्टार्ट करेंगे। जब खरीदना स्टार्ट करेंगे जो फर्म्स है कंट्री में, इंडिया में, वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जिसका हम कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। ओके, देखिए इस पॉलिसी का पर्पस होता है मनी सप्लाई मार्केट में इकोनॉमी में डिक्रीज कराना। समझे ना बात। अब क्यों डिक्रीज कराना? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ गया, बढ़ा क्यों? बिकॉज लोगों के पास ज़्यादा पैसे थे, वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस जो गुड्स एंड सर्विस का वो बढ़ रहा है। अब इस इन्फ्लेशन को क्या करना है? कंट्रोल में लाना है, कम करना है गुड्स एंड सर्विस का दाम। ठीक है, कैसे करेगा कम? ये क्या करेगा? आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी आप 2% इंटरेस्ट आपको देना पड़ता था लोन पर, सब लोग गए लोन निकाला, लेकिन अचानक इंटरेस्ट रेट बढ़ गई 20%। कोई भी नहीं जाएगा कमर्शियल बैंक के पास टू टेक लोन्स। ठीक है, कोई नहीं निकालेगा लोन, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी और जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैं वो भी धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, इस पॉलिसी का मेन पर्पस रहता है लोगों की जो डिमांड है वो कम करानी। ठीक है ना। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए अर्लियर क्या था कि साल में 2 बार मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की जाती थी। एक सीजन को हम बोलते थे सिलेक्ट सीजन पॉलिसी, जो अप्रैल टू सितंबर चलती थी, और दूसरा पॉलिसी जो थी उसका हम बोलते थे बिजी सीजन पॉलिसी। जो बिजी सीजन पॉलिसी थी ये चलती थी बिटवीन अक्टूबर टू मार्च। यानी अर्लियर साल में सिर्फ 2 बार मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की जाती थी। अब कब अनाउंस की जाती थी? ड्यूरिंग बूम इन द एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर का बूम रहता था तब ये अनाउंस की जाती थी मॉनेटरी पॉलिसीज। ठीक है, ओके। लेकिन 2014 से एवरी 2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स इशू किए जाते हैं बाय आरबीआई। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए आरबीआई के जो टूल्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। वन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव टूल एंड अनदर इज कॉल्ड क्वालिटेटिव टूल्स। फर्स्ट लेट अस सी क्वांटिटेटिव टूल्स। नंबर 1 बैंक रेट। जब आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन्स लेंड करता है, देता है कमर्शियल बैंक्स को, उस टाइम वो चार्ज करता है एक इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं बैंक रेट। ओके, देखिए अगर अब बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा, इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सूद देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को
टू द आरबीआई, है ना। इससे क्या होगा, कम पैसे रहेंगे कमर्शियल बैंक्स के पास। दैट मीन्स वो कम पैसे देंगे एज अ लोन टू द मार्केट इन्वेस्टर्स को, समझे ना बात। दैट मीन्स डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। तो दैट मीन्स जब बैंक रेट बढ़ती है ना, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है, और जब बैंक रेट को कम किया जाता है, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है, तब पैसे ज़्यादा रहते हैं बैंक्स के पास, और वो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन देते हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है और लेटर ऑन इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। तो हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, जब बैंक रेट को इंक्रीज किया जाता है ना, इसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है, कम हो जाती है। जब बैंक रेट को घटाया जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है मार्केट में, ठीक है ना। देन रिजर्व रेशियोज, CRR कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए, कैश रिजर्व रेशियो मीन्स नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज का एक पोर्शन कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं CRR। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी का मतलब होता है टोटल पैसे डिपॉजिट कितने किए एक बैंक ने, और एक बैंक से टोटल पैसे लोगों ने कितने विड्रॉ किया, वहाँ पे जो फिगर बचेगी ना, उसको हम बोलते हैं हम नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। उसी NDTL का एक पोर्शन एज CRR कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ओके, CRR पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, एक्सेप्ट 1999 में आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट दिया था CRR पर। ओके, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR, इसको गवर्न किया जाता है अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। ओके, अब हम देखेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज का एक पोर्शन कमर्शियल बैंकों को अपने पास ही रखना पड़ता है, बट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, यानी वो एसेट्स जिनको हम इजीली बेच सकेंगे मार्केट में। वो हो सकता है कैश, गोल्ड, या वो सिक्योरिटीज जिनको अप्रूव किया गया बाय द आरबीआई ने, समझे ना बात। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, इसको गवर्न किया जाता है अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर। ओके, देखिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मेन पर्पस रहता है जो फंड्स गवर्नमेंट को चाहिए वो फिलफिल कराना है। बिकॉज देखिए, गवर्नमेंट इशू करेगा, सिक्योरिटी देगा किसी कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक को वो खरीदनी पड़ेगी। जब वो खरीदेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, ठीक है ना। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंश्योर सॉल्वेंसी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इसका मतलब है जब कमर्शियल बैंक लोगों के पैसे वापस नहीं चुका पाता, उस टाइम उसके SLR रेशियो जो है, जैसे गोल्ड होगा, कैश होगा या सिक्योरिटीज होंगे, उनको मार्केट में बेचकर जो लोगों के पैसे हैं उनको वापस दिया जाता है, ठीक है। रेपो रेट का मतलब होता है जब आरबीआई लेंड करता है, देता है शॉर्ट टर्म लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स, उस टाइम आरबीआई इंटरेस्ट लेता है कमर्शियल बैंक से, उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रेपो रेट। ओके, देखिए, जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन्स निकालते हैं, उनको रखना पड़ता है कोलेटरल आरबीआई के पास। कोलेटरल मीन्स गिरवी रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स गिरवी रखना। जब आप कमर्शियल बैंक से लोन निकालते हो, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर बैंक से आपने लोन निकाला, आप क्या करते हो, अपनी जो लैंड है, गाड़ी है, या आपका जो मकान है, वो आप गिरवी रखते हो एज कोलेटरल कमर्शियल बैंक के पास, ठीक है। देखिए, रेपो रेट जो है ये हमेशा 1% यानी कि 100 बेस पॉइंट्स ग्रेटर होता है देन रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। देखिए, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में अक्सर देखा होगा कि पॉलिसी रेट को इंक्रीज किया गया या डिक्रीज किया गया, ठीक है ना। एक्चुअली पॉलिसी रेट हम किसको बोलते हैं, रेपो रेट। ओके, जब रेपो रेट बढ़ेगी, कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम आएंगे, लोगों के पास पैसे कम जाएंगे, जिसकी वजह से डिमांड कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब रेपो रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट जब आरबीआई कम करेगा, कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसे जाएंगे, वो पैसे ज़्यादा जाएंगे एज अ लोन टू द पब्लिक मार्केट में, और इससे डिमांड क्रिएट होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है।
नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट। देखिए, जब आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन्स बारो करेगा कमर्शियल बैंक से, उस टाइम आरबीआई को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को। उस इंटरेस्ट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। बट आरबीआई को भी कोलेटरल बंद रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक के पास इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कोलेटरल मीन्स गिरवी रखना, ओके। रिवर्स रेपो रेट हमेशा 1% यानी कि 100 बेस पॉइंट कम होती है देन रेपो रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई रेपो रेट लेता है 10%, तो आरबीआई पे जब करेगा इंटरेस्ट एज रिवर्स रेपो रेट, वो सिर्फ पे करेगा 9%, ठीक है, ओके। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम इमरजेंसी विंडो ऑफ आरबीआई भी बोलते हैं, ठीक है। 2011 में आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसको हम इसीलिए इमरजेंसी विंडो बोलते हैं बिकॉज जब इंटर बैंक लिक्विडिटी भी खत्म हो जाती है तब कमर्शियल बैंक दौड़ते हैं आरबीआई के पास, हमें इमरजेंसी लोन दे दो, ठीक है। बिकॉज लोगों के पैसे कमर्शियल बैंक्स के पास होता है, जब उनकी विड्रॉवल डिमांड बढ़ती है लेकिन बैंक्स के पास डिपॉजिट कम आ जाते हैं, तब जो कमर्शियल बैंक्स है वो दौड़ते हैं आरबीआई के पास, हमें शॉर्ट टर्म लोन दे दो अंडर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी विंडो थ्रू, ठीक है। इंटर बैंक लिक्विडिटी मीन्स जब एक बैंक के पास पैसे शॉर्ट पड़ते हैं, कम पड़ते हैं, वो दूसरे बैंक से क्या करता है, लोन निकालता है, जिसको हम कॉल मनी बोलते हैं, ठीक है। जब सारे बैंक के पास ये पैसे खत्म हो जाते हैं, लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, तब वो दौड़ते हैं आरबीआई के पास, बिकॉज आरबीआई को हम बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मैंने ऊपर पढ़ाया है ये, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हमेशा 1% और 100 बेस पॉइंट ज़्यादा होती हैं देन रेपो रेट, ओके। देखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का मेन पर्पस रहता है मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना, ठीक है, ईज करना, ओके। लेकिन इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं ना, वो सारे के सारे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओनली दोज बैंक्स जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर मेंशन किए गए हैं, जिनका हम शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं, वही यूज़ कर सकते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी विंडो, ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स आरबीआई जो है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को खरीदता है और बेचता है मार्केट में, ठीक है। जब आरबीआई सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बेच देगा, ठीक है, इसे क्या होगा, पब्लिक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ जाएंगे, ठीक है, और मार्केट में जो पैसे हैं वो चले जाएंगे आरबीआई के पास। डेट मीन्स जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देता है, उस टाइम आरबीआई का पर्पस रहता है विड्रॉ करना पैसे मार्केट से, ठीक है। जब पैसे उठ जाएंगे, चले जाएंगे आरबीआई के पास फ्रॉम मार्केट में कम पैसे सर्कुलेट होंगे, डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। जब आरबीआई खरीदता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई के पास चले जाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक, और पब्लिक के पास आएगा आरबीआई के पैसे, ठीक है। इसे क्या होगा, जब पैसे इंजेक्ट होंगे मार्केट में, इकॉनमी में, डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में लैप बोलते हैं, ठीक है। लैप इज ए कलेक्टिव नेम टू रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। देखिए, आरबीआई ने इसको 2000 में इंट्रोड्यूस किया। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1998 में जो हुए, वहाँ उस पर एक कमेटी बनी थी जिसको हम नरसिम्हन कमेटी बोलते हैं। नरसिम्हन कमेटी ने आरबीआई को रिकमेंडेशन दी कि अब आपको लैफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करनी ही चाहिए, और आरबीआई ने इसको एक्सेप्ट करके 2000 में लैफ इंट्रोड्यूस किया। देखिए, लैब जो है इसको हम बोलते हैं रीपरचेज एग्रीमेंट। दैट मीन्स अगर आरबीआई विड्रा करना चाहता है पैसे फ्रॉम मार्केट, वो कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भेजेगा, लेकिन लेटर ऑन
आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस खरीदना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं रिपर्चेज एग्रीमेंट। यहाँ कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, ठीक है, वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भेज देगा आरबीआई को, लेकिन लेटर ऑन कमर्शियल बैंकों को वो सिक्योरिटीज वापस खरीदने पड़ेंगे, इसी को बोलते हैं रिपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है। मोस्टली कमर्शियल बैंक्स लैफ को यूज करते हैं टू मेंटेन स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियोज। देखिए, जब बैंक्स के पास कभी कभी पैसे शॉर्ट पड़ते हैं, वो नहीं मेंटेन कर पाते हैं एसएलआर और सीआरआर, ठीक है, जो उनको मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देते हैं। लेटर ऑन जब उनके पास सफिशिएंट पैसे आ जाते हैं, उनको खरीदना पड़ता है वापस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रिपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है। नाउ लेट अस सी सेकंड पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल, जिनको हम क्वालिटेटिव टूल्स बोलते हैं, ठीक है। नंबर 1, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। देखिए, मार्जिनल रिक्वायरमेंट मीन्स परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट एज कोलेटरल, जो आप गिरवी रखते हो ना सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक्स के पास, उसमें से कमर्शियल बैंक्स सम परसेंटेज काटते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने गोल्ड रखा है गिरवी कोलेटरल इन जम्मू कश्मीर बैंक, जिसका वैल्यू है 1 करोड़, लेकिन जो जम्मू कश्मीर बैंक है यानी कि कमर्शियल बैंक, वो आपको 1 करोड़ नहीं देगा, कुछ परसेंटेज काटेगा। फॉर एग्जांपल, मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है प्रेजेंटली वो है 20%, ठीक है, तो आपने गोल्ड कितने का रखा, 1 करोड़ का, 20% काट कर कितने मिलेंगे, 80 लाख मिलेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ा, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 20% था, अब 30% कर दिया गया, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, 70 लाख ऑफ द गोल्ड, जिसका वैल्यू है 1 करोड़। दैट मीन्स मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, जब बढ़ेगा मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी मार्केट में। देखिए, जब 20% मार्जिनल रिक्वायरमेंट था, तब आपको मिलते थे 80 लाख, और 80 लाख पे आप बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर सकते हो, है ना। लेकिन जब इसको 30% किया जाएगा, तब आपको कितना मिलेगा, 70 लाख ओनली। जितनी डिमांड 80 लाख करेंगे, उसे कम डिमांड करेंगे क्रिएट कौन, 70 लाख, है ना। और जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होगा, कम होगा, तब क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी। देखिए कैसे, 20% था, अब इसको 10% कर दो, अब आपको कितना मिलेगा, 1 करोड़ वैल्यू ऑफ गोल्ड पर मिलेगी आपको 90 लाख। दैट मीन्स बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो जाएगी मार्केट में। समझाई ना बात। सिंपल भाषा में, जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ाया दिया जाता है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, और जब मार्जिनल रिक्वायरमेंट को डिक्रीज किया जाता है, मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। आपको पता ही है, जब मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, जब डिक्रीज हो जाती है, डिफ्लेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। अंडर रैशनिंग ऑफ क्रेडिट आरबीआई क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में कितने पैसे जाने चाहिए उसका लिमिट सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई गाइडलाइंस इशू करता है टू द कमर्शियल बैंक्स कि आप जितना लोन, टोटल लोन एक साल में दोगे, उसका सिर्फ 25% जाना चाहिए एजुकेशन को, उससे ज़्यादा नहीं, 53% जाना चाहिए हेल्थ को, उससे ज़्यादा नहीं, बट ओनली 5% लोन आप दे सकते हो रियल एस्टेट को। डैट मीन्स थ्रू रैशनिंग ऑफ क्रेडिट आरबीआई क्या करता है, एनकरेज करता है या डिस्करेज करता है क्रेडिट फ्लो, मनी फ्लो टू अ पर्टिकुलर सेक्टर, है ना। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन मोरल साउजन। देखिए, मोरल साउजन का मतलब होता है परसुएड कराना, अपनी बात मनवाना। आरबीआई क्या करता है, कॉन्फ्रेंसेस करता है, मीटिंग्स करता है, जिसमें कमर्शियल बैंक हेड्स को बुलाया जाता है, इनको समझाया जाता है, इनको थोड़ा प्रेशर किया जाता है, इनको परसुएड किया जाता है, बट नॉट फोर्स कि आप कंप्लाई करो आरबीआई के गाइडलाइंस इन द इंटरेस्ट ऑफ होल इकॉनमी और होल कंट्री, ठीक है।